कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि MIS की 2 यूनिट्स अपन ने कंप्लीट कर दी है। इस बार 3rd यूनिट भी बहुत जल्दी आ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, MBA के स्पेशली इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं। अभी मैं एक बात और इसमें क्लियर कर देता हूं, ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MBA सेकंड सेम के लिए ही स्पेशली डिजाइन कर रहा हूं। अगर BCA वाले BBA वाले इनको रिकमेंड ना करें, क्योंकि इनके लिए अलग पैटर्न, पेपर पैटर्न भी अलग रहता है, यूनिवर्सिटीज भी अलग रहती है और पूरा सिस्टम अलग रहता है, ठीक है। वैसा रहता वही है, सिलेबस का कुछ कहीं पे ज्यादा वेटेज रहता है, कहीं पे कम रहता है। तो बहरहाल MBA में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस सॉरी 4th यूनिट पे हम आ चुके हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर, ठीक है। MBA के लिए सेकंड सेम के लिए चल रहा है। 3 यूनिट्स मैंने डिटेल के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है 3rd, में आपको फिर से बता रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें से निकलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकलता है और उसके अलावा भी बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं। सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई। जरूर बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको याद करवा पा रहा हूँ, नहीं करवा पा रहा। मेन तो फंडा ही वो है, ठीक है। बाकी 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जरूर बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, मैं फिर से समझाऊंगा, पर्सनल वीडियो बनाऊंगा और पर्सनल प्लानिंग करूंगा। आप बताइए कि सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, एक स्टूडेंट के भी नॉलेज में एड ऑन कर सकूं, कुछ बढ़ा सकूं, कुछ उसके मतलब कुछ भी उसके नॉलेज के अंदर इंक्रीमेंट कर सकूं, तो मेरा टीचिंग वैल्यूएबल है। तो आपको अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आती, आप ये भी मैसेज कर सकते हैं, सर ये वाला टॉपिक फिर से समझाए। मैं बेस्ट कोशिश करूंगा आपके लिए स्पेशली डिजाइन करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं, वरना ऐसी कोई दिक्कत भगवान की दया से तो अभी नहीं है। तो BBA MBA BCom MCom और UGC नेट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और मैं 4th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं। 3 यूनिट्स तक आप देख चुके होंगे ऑलरेडी। कंपनीज एक्ट के बारे में बात चल रही है। अच्छा, बेसिकली ये जो 3rd यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो लॉ के अंदर आ जाते हैं, बेसिकली लीगल एस्पेक्ट शुरू हो जाते हैं बिजनेस के। तो बिजनेस में एक मैंने आपको बताया था कंपनीज। अब ये कंपनीज क्या है, पहले तो ये देख लो आप कि आर्टिफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं बहुत सारे। कौन से आर्टिफिशियल पर्सन? जो ये कहते हैं कि हम, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये लॉ के द्वारा क्रिएट कर सकते हो आप, मतलब इन आर्टिफिशियल पर्सन को आप लॉ के द्वारा क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आती है आपकी कंपनी, जिसमें आती है आपकी पार्टनरशिप, जिसमें आती है आपकी फर्म, जिसमें आता है आपका HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जिसमें आता है आपका NGO, ठीक है। कुल मिला के 7-8 है, लेकिन अपने कोर्स के अंदर अभी 2 ही हैं। एक तो अपन ने बिजनेस एंटिटी लिया, उसके अंदर भी अभी कंपनीज में है। तो 4th यूनिट बेसिकली कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये कंपनी में क्या थे, याद रखना, कंपनी में 2 एक्ट आए हैं अभी तक। कितने एक्ट आए हैं? 2। मैंने जब पढ़ा था तो 1956 एक्ट पढ़ा है मैंने, मेरे टाइम पे आ गया था 2013, ज्यादा पुराना नहीं हूं मैं भी, लेकिन 2013 एक्ट आया। मतलब पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956। बेसिकली जब मैं 12th में था, जब मैंने 12th कंप्लीट कर रहा था, 2006 की बात रही थी वो, तो 1956 एक्ट पढ़ा था मैंने 12th कॉमर्स में। और अब जब मैं BCom में आया, तब भी 11 में मेरे 2011 तक जब MBA हुआ, तब तक 2013 एक्ट नहीं आया था, लेकिन जब मैं PhD में आया तब मैंने 2013 का एक्ट पढ़ा। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक्ट सिमिलर हैं, कहीं कहीं अमेंडमेंट किया हुआ है। और खुशी की बात यह है कि MBA वालों को अमेंडमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि वो कंपनी सेक्रेटरी लेवल के अमेंडमेंट है, इसलिए मेजर कोई अमेंडमेंट नहीं होने के कारण हम यदि 1956 लिखते हैं या 2013 लिखते हैं, तो सर लिखना कौन सा है? अभी अपन सबको 2013 ही लिखना है। यानी कि कहीं पे अगर बुक के अंदर डेफिनेशन भी दी हुई अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, तो उसको कंपनी एक्ट 2013 कर सकते हो आप। लगभग हर जगह सिमिलर है। लगभग का मतलब है कि अपने CS लेवल पे तो सिमिलर नहीं है, लेकिन MBA लेवल पे, BBA लेवल पे, BCom लेवल पे सिमिलर है।
अब आ जाते हैं कंपनी एक्ट 1956 या 2013 ने क्या डेफिनेशन दी है कंपनी की। सबसे पहला बेसिक इसमें मतलब आता है कंपनी। अब आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि कंपनी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है कंपनी के एक्ट के अंदर, यानी पूरा एक्ट बनाया उसने केवल इतना कहा है कि जो भी हमारे अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाए किसी कंपनी का, कंपनी के नाम से, उसको हम कंपनी कहेंगे। यानी किसी बिजनेस एंटिटी का यदि कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको कंपनी कहते हैं। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखते हैं, ये लिखी हुई है द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, जिसको भी अगर दिक्कत आ रही है कि सर स्क्रीनशॉट लेना है या ये कोई दिक्कत है, तो जस्ट अभी इसके 5th यूनिट होते ही मैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहां से आप इजीली नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अभी केवल थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ लो। ठीक है, फिर भी मैं आप कोशिश कर रहा हूं क्योंकि करंट में अगर कोई नोट्स बना रहा है तो उसको इजी हो जाएगा। दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कंपनी लॉ व्हिच रेगुलेट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, responsibility of company director and dissolution of a company, according to section 2 subsection 20, company means a company incorporated under the act under any previous company law। यानी कि 1956 या 2013 कहीं पे भी वो कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड हो उसको हम कंपनी कहते हैं। द डेफिनेशन डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी फॉर्म्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी वो है जो कंपनी एक्ट के 2013 या कंपनी के कोई प्रीवियस लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। आई होप कंपनी की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानने जरूरी है। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंपनी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हैं लेकिन लिखे तो हमेशा कंपनी के ही जाते हैं। एक है ना, वॉलेंट्री एसोसिएशन में इसकी स्वेच्छा से निर्माण कराई जाती है, कोई फोर्सफुली नहीं होता। अच्छा, वॉलेंट्री के अंतर्गत ये हो सकता है एनफोर्स बाय लॉ भी हो कि गवर्नमेंट कह दे कि आपको हिंदुस्तान जिंक बनानी है, आपको आईआरसीटीसी बनानी है, जैसे इंडियन रेलवे के लिए बनाया गया, इंडियन रेलवे का इनकॉर्पोरेशन किया जाए तो वॉलेंट्री स्वैच्छिक होती है ये। ठीक है, स्वैच्छिक मींस या तो एनफोर्स बाय लॉ होगी या तो गवर्नमेंट बॉडी होगी, तो या वॉलेंट्री अगर प्राइवेट हो रही है या पब्लिक कंपनी बन रही है, वॉलेंट्री एसोसिएशन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल यानी कि एक्चुअल इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल यानी कि हमने बनाया है, मानवीकृत। नॉट अ सिटीजन, सिटीजन नहीं है का मतलब क्या है, मतलब वो वोटिंग का राइट उसको नहीं है, बाकी आर्टिफिशियल पर्सन होने के बाद उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है, यानी कि कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। याद रखना, कंपनी अलग और कंपनी का ओनर अलग। मतलब मिस्टर पिंटू ने कंपनी खोली, वो उसके मालिक बन गए, तो मिस्टर पिंटू का स्वर्गवास हो गया, मान लीजिए अभी तो बहुत जीना है इनको 1000 साल, मिस्टर पिंटू का स्वर्गवास हो गया तो कंपनी का खात्मा नहीं होगा। और अगर कंपनी को हमने शट डाउन कर दिया, वाइंड अप कर दिया, तो मिस्टर पिंटू का स्वर्गवास नहीं माना जाएगा। यानी कि बोथ आर द सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग होती है और कंपनी का ऑनर अलग होता है। यही अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल भी रहता है, ऑनर अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी। और नॉट अ सिटीजन मतलब कि उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन लीगल एंटिटी होने के कारण कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। यानी कि आपने टमाटो केचप कंपनी का, जैसे फेयर एंड लवली के ऊपर केस किया ना कि भैया गोरा नहीं हो रहे इसको फेयर एंड लवली लगा के, तो फेयर एंड लवली कंपनी के ऊपर केस किया, ना कि उसके ऑनर के ऊपर केस हुआ है। और कोई कंपनी खुद भी किसी के ऊपर केस कर सकती है अगर उसके कहीं पे कॉपीराइट का उल्लंघन, यानी एप्पल ने सैमसंग के ऊपर केस करा तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर भी केस कर सकती है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी होती है, लेकिन सिटीजन नहीं होने के कारण उसका डिफरेंट आधार कार्ड नहीं बनता, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यही है उसके बेसिक फंडामेंटल राइट। राशन कार्ड नहीं बनेगा लेकिन उसका एड्रेस लॉग अलग बनेगा, उसका जीएसटी नंबर, टिन नंबर आएगा, वो डिफरेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, कुछ कंपनियों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसको अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी के जितने शेयर हैं, जैसे कंपनी 100 करोड़ की है तो कंपनी की लाइबिलिटी भी 100 करोड़ की होगी, कंपनी की लाइबिलिटी 500 करोड़ की नहीं होगी। कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसकी रिस्ट्रिक्टेड होगी उसके क्रेडिटर्स के ऊपर। ठीक है, कंपनी की ऐसे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, जितना कंपनी का परसेंटेज ऑफ द शेयर्स होगा किसी लाइबिलिटी के अंदर
उतने ही उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। मैं उसकी अगर कोई कंपनी से 100 रुपए मांग रहा है तो कंपनी की लाइबिलिटी 100 रुपए की। कभी कभी उसकी लाइबिलिटी 100 से ज्यादा होती है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के स्ट्रक्चर में आता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। अभी अपन को यहाँ समझना है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। कंपनी हैज अ परसेप्चुअल सक्सेशन। अब परसेप्चुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं माना जाता कि कंपनी आज है कल नहीं है, ठीक है, आज है कल 5 साल बाद नहीं रहेगी। कंपनी लगातार अनवरत चलने वाली, यानी लगातार चलने वाली आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि हमेशा रहेगी जब तक कंपनी का समापन नहीं होता, और कंपनी लॉन्ग टर्म तक अपना कार्य करती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, मींस के ऐसा सोचा जाता है। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है, जैसे कि हम टाटा के शेयर खरीद सकते हैं, रिलायंस के खरीद सकते हैं, सेंसेक्स निफ्टी, अभी तो बहुत मार्केट डाउन है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि वो केवल ट्रांसफरेबिलिटी करी जा सकती है। और सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कंपनी खुद के नाम पे कुछ खरीद सकती है या बेच सकती है या एसेट्स एलोकेशन कर सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अभी अपन इसको और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में ही ले रहा हूं, ठीक है। क्या है, सबसे पहला लीगल एंटिटी होती है, सिटीजनशिप उसकी नहीं होती है, नॉट अ सिटीजन नहीं होता बट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी पर सिटीजनशिप में खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है। लाइबिलिटी होती है बट लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, स्वेच्छा से निर्माण होता है, कोई एनफोर्स बाय लॉ नहीं होती। एनफोर्स बाय लॉ तो होता है कुछ आईआरसीटीसी हो गया, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में हो गया, कुछ बैंक्स में हो गया, जैसे एसबीआई में हो गया, ठीक है, वो एनफोर्स बाय द लॉ के अंदर उनको क्रिएट किया गया। बट यहां पर वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है नॉर्मल कंपनीज का। और कंपनी एक आर्टिफिशियल होता है जो क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, क्लियर है। आर्टिफिशियल पर्सन और कौन कौन से, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसके अलावा एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको सामान्य भाषा में बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, फर्म्स। बट अपने को भी कंपनी याद रखना है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल्स दे दिए। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब है काइंड्स ऑफ कंपनी। देयर इज बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ द कंपनी होते हैं। वैसे बेसिकली पहले 2 ही काइंड ऑफ कंपनी होते थे, एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और अब जो उसके अंदर 1 पर्सन कंपनी शुरू हो गई। याद रखना कि क्या है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन। पहले 1 पर्सन की बात करता हूं, थर्ड, जो एक व्यक्ति के स्वामित्व के अंतर में चल रही हो। मिस्टर पिंटू ही एक कंपनी पूरी की पूरी चला रहे हो तो वो क्या कहलाती है, 1 पर्सन कंपनी कहलाती है, याद रखना। जब उसके मेंबर्स थोड़े 2 हो गए और एक पार्टनरशिप फर्म बन गई और मिस्टर पिंटू ने मिस्टर चिंटू के साथ टाई अप कर लिया, किसके साथ टाई अप कर लिया, चिंटू के साथ टाई अप कर लिया, तो वो प्राइवेट कंपनी में आ गई। अब ये 2 से होके 500 हो गए, कितने हो गए, 500 हो गए। और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम शेयर इशू कर दें और हर किसी को अपना बोर्ड ऑफ मेंबर्स बना दें, लाइक हम शेयर होल्डर्स बना लें, सॉरी। तो वो क्या कहलाई, वो पब्लिक कंपनी कहलाई। अभी भी समझ में ना आया हो तो केवल याद रखना, ओनरशिप के आधार पे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन कंपनी बोला गया। 1 पर्सन के अंदर जो एक व्यक्ति अगर कोई कंपनी चला रहा है, एक व्यक्ति ही उसका ऑनर है, सर्वे सर्वा है, तो उसको 1 पर्सन कंपनी बोलेंगे। बट क्वेश्चन ये नहीं आता एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4th यूनिट का। एक मतलब बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन छोटे क्वेश्चन में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। अब देखो मैं पहले याद करा देता हूं, उसके बाद डिफरेंस पे जाएंगे। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, याद रखना जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक की होती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक की होती है, और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट हाथों में होती है। जो जियो है, रिलायंस की जो जियो है वो प्राइवेट कंपनी है, और रिलायंस की जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो पब्लिक कंपनी है। जो टाटा है वो पब्लिक कंपनी है। समझ में आया, यानी उसके शेयर हम खरीद सकते हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है, गवर्नमेंट ने इसके जब वो रजिस्ट्रेशन होता है तो मेन क्या होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज कर सकती है, और एलटीडी। और यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे पीछे, सॉरी, एलटीडी
नाम के पीछे खेलो या नाम के आगे खेलो, ठीक है। जैसे टाटा जियो प्राइवेट लिमिटेड, आपने हर जगह देखा होगा जियो प्राइवेट लिमिटेड देखा होगा, क्योंकि जियो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके ओनरशिप जो है वो मुकेश अंबानी जी और उनके परिवार वालों के पास में ही है। और पब्लिक कंपनी लाइक रिलायंस है, उसके आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस की इंफ्रा कंपनी हो गई, रिलायंस की गैस ऑयल, ठीक है, एशियन पेंट हो गई, जितने भी सेंसेक्स निफ्टी के अंदर लिस्टेड कंपनी ऑल आर द पब्लिक कंपनी। मींस कि अगर आपको पब्लिक कंपनी बन तभी सकते हो जब आपको शेयर इशू करना पड़ेगा, यानी कि आप शेयर इशू करोगे तो आप पब्लिक कंपनी कहलाते हो। अगर आप शेयर इशू नहीं करते हो, शेयर यानी कि आप पार्टनरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं करते हो, तो यू आर इन द प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि पब्लिक कंपनी डिफरेंस क्या आया, पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड का यूज करती है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करती है। अब इसकी थोड़ी सी अपन टेक्निकल चीजें देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है पब्लिक कंपनी का लिस्टिंग ऑफ शेयर। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स का मतलब कि यहां पर आप कौन सी कंपनी में लिस्ट हो रहे हो, यानी कि कहां जा रही है। तो इसमें लिस्टिंग का मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर की लिस्टिंग करी जा सकती है, तो पब्लिक कंपनी की करी जा सकती है, प्राइवेट कंपनी की नहीं करी जा सकती। मिनिमम पेड अप कैपिटल, अब पब्लिक कंपनी है, जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे तो उसकी पेड अप कैपिटल भी हायर होगी, और प्राइवेट कंपनी में लोअर होती है एज कंपेयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि कम ही हो, बहुत सी पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल जियो से कम है। जैसे जियो 50,000 करोड़ का स्टार्टअप था, तो उसकी पेड अप कैपिटल भी ज्यादा है जियो की, और बहुत सी कंपनी तो 10 करोड़ 15 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ की है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा सामान्यतः समझा जाता है कि मिनिमम कैपिटल जो होती है वो पब्लिक में ज्यादा होगी और प्राइवेट में कम होगी। मेंबर्स काउंट, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड मेंबर्स रखे जाते हैं। अब यहाँ पर लिमिटेड में कोई नंबर्स क्यों नहीं आया सर, क्योंकि अभी अपने लॉ के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन था, कहीं पे 50 लिखा हुआ था, कहीं पे 100 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिटेड नंबर्स ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस अपन ने वैसे कंपनी लॉ के अंदर देखा है, नहीं देखा होगा तो अभी इस टॉपिक में आएगा। प्रोस्पेक्टस जब हम शेयर इशू करते हैं तो कंपनी की इंफॉर्मेशन और शेयर के लिए आवेदन जब आमंत्रित करते हैं कि आइए, अभी आपने देखा होगा LIC का IPO आया, ठीक है, इससे पहले पेटीएम का IPO आया था, इससे पहले जोमेटो का IPO आया था, इससे पहले देवयानी का IPO आया था, अभी भी आप देखेंगे ग्रो ऐप पे किसी न किसी का IPO आया हुआ होगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, यानी इनवाइट द पब्लिक शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए जब हम इन्विटेशन मंगवाते हैं तो उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जिसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन और द नंबर ऑफ द शेयर्स और उसका रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, दैट इज पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में, जबकि प्राइवेट कंपनी में इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक डिस्क्लोजर, पब्लिक कंपनी में तो पब्लिक डिस्क्लोजर होना जरूरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई डिस्क्लोजर होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पब्लिक कंपनी ने साल भर कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या उसके आने वाला फर्दर एक्शन प्लान है, वो सारा पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है, जबकि प्राइवेट में वो उनकी खुद की मीटिंग के अंदर ही डिस्क्लोज करते हैं। फंडिंग, पब्लिक कंपनी शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको फंडिंग करते हैं और न्यू इशू अगर वो शेयर करते हैं तो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में फंडिंग कहां से होती है, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट ओनर्स या उनके लोन के थ्रू या क्रेडिटर्स के थ्रू ही उनको फंडिंग होती है, जबकि पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड नंबर्स ऑफ द ऑप्शंस होते हैं। डायरेक्टर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम, और प्राइवेट में 2। पब्लिक में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3, और प्राइवेट में 2, ठीक है। मोटिव क्या होता है पब्लिक कंपनी का, वैसे तो दोनों का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग ही है, लेकिन इन द आइज ऑफ द लॉ देयर इज अ सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि सोसाइटी का भी बेनिफिट होना चाहिए, और यहां पर प्राइवेट में केवल मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या है पब्लिक कंपनी में, अब आप देखिएगा जब ज्यादा लोग होते हैं तो डिसीजन लेना थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी रिगिड हो जाता है, तो मैनेजमेंट रिगिड होता है, और जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा इसको, ये लीजिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। और ये डायरेक्टर्स वाला पॉइंट थोड़ा सा स्टार लगा के पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, बाकी कहीं भी मैंने नंबर्स लिखने की कोशिश नहीं करी। आई होप आपको पब्लिक और प्राइवेट के अंदर डिफरेंस समझ में
आ गया होगा। ठीक है, अब स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक था ना पब्लिक और प्राइवेट वाला, इससे क्वेश्चन तो हमेशा आता है, लेकिन ये सिलेबस के अंदर हिडन टॉपिक होता है, यानी कि आपसे पूछ लेते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, मीनिंग पूछ लिया जाता है, सिलेबस में कभी भी लिखा हुआ नहीं होगा, इसलिए कोई कहना मत कि सर डिफरेंस लिखा नहीं है, फिर भी आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये इस तरीके का है कि इसके हाथ में मार्कर है, लेकिन मार्कर तब दिखेगा जब अपन हाथ खोलेंगे। तो ये वही वाली बात है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का मीनिंग आपके सिलेबस में है एमबीए तक में, लेकिन डिफरेंस पूछा जाता है 11th-12th में पूछा जाता है, तो एमबीए में तो पूछना ही चाहिए उसको। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। आगे लिखा है स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी, यदि आप खुद की कंपनी खोलते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, पहला है आपको सिलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कौन से किस टाइप की कंपनी खोलनी, पब्लिक खोलनी, प्राइवेट खोलनी। प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी का ऑफिस, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के ऑफिस हो गया, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गया, कंपनी का लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल, ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपने प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर ली हो, कंपनी का एक एड्रेस सुनिश्चित हो गया हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम इशू हो गए हो, ये सारी चीजें आपने फिक्स कर ली हो। ठीक है, सिलेक्शन आपको कौन सा करना है, देन रिजर्वेशन ऑफ द नेम, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। रजिस्ट्रार ऑफिस से हमको पता करना होता है कि इस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जैसे मैं चाहूं कि डॉक्टर आनंद व्यास के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करना, अरे तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुई, तो फिर वो नाम मुझे नहीं मिल पाएगा। जैसे डॉक्टर रेड्डी के नाम से, अगर मैं चाहूं कि मेरे जियो के नाम से मैं रजिस्टर्ड करना चाहूं, इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे कि जो कंपनी जो काम करती है, याद रखिएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए ऐसे ही बता रहा हूं, जो कंपनी जो काम करती है उसी के नाम पे वो कंपनी का नाम नहीं हो सकता। जैसे कि कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी अपने कंपनी का नाम मोबाइल नहीं रख सकती, कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी अपनी कंपनी का नाम मोबाइल नहीं रख सकती, कोई पेन बनाने वाली या मार्कर बनाने वाली कंपनी अपनी कंपनी का नाम मार्कर नहीं रख सकती, यानी प्रोडक्ट के नेम पे अपना नाम नहीं रखा सकता। इसलिए एप्पल क्या है, फ्रूट है, अगर कोई फ्रूट की कंपनी आ गई, एप्पल फ्रूट ही उसका सेलिंग करने होता तो वो उसका नाम एप्पल नहीं रख सकती। दैट इज बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। भ्रामक नाम नहीं रखा जा सकता, जैसे कि एक जियो कंपनी है तो मैं जियो ऐसे लिख दूं और कह दूं कि ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरी कंपनी का नाम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। या मैं जियो ऐसा कर दूं तो भी मैं नहीं रख सकता। भ्रामक यानी कि मिसलीडिंग नेम नहीं हो सकता, या कंपनी का नाम रिपीट नहीं हो सकता। ये रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑलरेडी उनके पास लिस्ट रहती है, एक क्लिक से आप तो सॉर्ट आउट हो जाता है, पहले थोड़ी दिक्कत आया करती थी। रिजर्वेशन ऑफ द नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। अब ये क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हम डिटेल में सीखने वाले हैं इसी वीडियो के या इसी यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेप 4 है। देन फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि डॉक्यूमेंट फिल करना, जो फीस है उसकी पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन करना। द सर्टिफिकेट, अच्छा फीस क्यों नहीं बताई सर आपने, फीस इसलिए नहीं बताई कि हर जगह की अलग अलग फीस है, हर स्टेट वाइज, स्टेट में रजिस्टर्ड हो रही है तो अलग, यूनियन टेरिटरी में अलग हो रही है तो अलग। ठीक है, और फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह। इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन आ जाता है, एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि आप उसके नाम पे व्यापार करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, करंट अकाउंट ओपनिंग भी है एक इसमें हिडन। ठीक है, वो इसमें प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट के अंदर ही होता है कि कंपनी को एक करंट अकाउंट ओपनिंग करना पड़ता है, वो सेविंग अकाउंट से ऑपरेट नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे पहले कंपनी को सेलेक्ट करोगे किस टाइप की कंपनी बनानी है, दूसरा बात उसके प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट करोगे, फिर उसका नाम का रिजर्वेशन करोगे, एमओए और एओए बनाओगे, फिर वो डॉक्यूमेंट फिल करोगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट आ जाएगी और बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। देखो सिंपल है, कोई ये 7 स्टेप है और ये रटना ही पड़ेगा आपको। क्यों रटने की बात कर रहा हूं सर, समझने की बात क्यों नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये लॉ है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं बदल सकता, ये ऐसे ही रहेगी स्टेप सारी की सारी। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं।